Very good evening, everybody. This is economics on a semester 5, and we are starting with the paper economic growth and and economic growth and बिजनेस साइकिल्स. ठीक है, तो सिलेबस के अंदर टोटल 3 यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है, जिसमें से मैं यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट कर रहा हूं पहले, जो सबसे बड़ी यूनिट है, जिसको पढ़ने में कम से कम 75% टाइम यूनिट 2 पढ़ने में लग जाएगा आपका. इतना बड़ा यूनिट है, और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये 50% वेटेज रखता है एग्जाम्स के अंदर. ठीक है, लेकिन टाइम के हिसाब से देखोगे तो इट इज मोर देन 75% टाइम कंज्यूमिंग इट. तो I'm starting with the unit number 2. दोस्त ध्यान से देखना प्लीज. जो हमारे पास बुक यहाँ पे लगी हुई है, दैट इज चार्ल्स जोन्स. चार्ल्स आई जोन्स की बुक लगी हुई है, अच्छा ऑथर है. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट कुछ बेसिक बातें हम करते हैं यहाँ पे. ठीक है, कैमराज इनके ओपन है. ठीक है, वो लोग प्लीज मेरे से बात करेंगे, बाकी सब लोग भी करना चाहे तो कर सकते हैं. बच्चे देखो, एक बहुत बेसिक सी टर्म है कि हाँ भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. मैंने आपसे पूछा भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ एक टर्म है, सब लोगों ने सुनी हुई है और काउंटलेस टाइम सुनी हुई है. ठीक है, टीना जी मैं आपसे पूछता हूँ मैम, क्या हमारे इकोनॉमी, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, तो क्या हमारे यहाँ पे ग्रोथ हो रही है? टीना, टीना आर यू लिसनिंग बेटा? यस सर. हाँ जी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या हमारे इंडिया में इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है? सर यस, मतलब अभी जैसे डेप्रिसिएशन आया था तो उसके बाद मतलब ग्रो कर रहा है, लाइक यस इंडिया ग्रो कर रही है. डेवलप. आपको कैसे पता लगता है कि कोई कंट्री ग्रो कर रही है? एवरीबडी, एवरीबडी जिसको बोलना है वो हैंड रेस करके बोल सकता है. निष्ठा जी आप बताइए, कैसे पता लगेगा कि किसी कंट्री की ग्रोथ हो रही है, किसी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही? कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. आदित्य आप बोलिए. सर हम रिलेटिव चेंज मेजर कर सकते हैं पिछले साल से, और कुछ फैक्टर जैसे पर कैपिटा इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर चेक कर सकते हैं. मतलब आप ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में लास्ट ईयर की जीडीपी इतनी थी, इस साल की जीडीपी हमारी इतनी है, हम रियल जीडीपी की बात कर सकते हैं. आप लोगों ने बोला कि हम ये देख सकते हैं कि हाँ भाई, हमारी इकोनॉमी की परचेजिंग पावर कितनी है. आपने भी बोला कि पर कैपिटा इनकम हम देख सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपको बताती है कि वेदर द इकोनॉमी इज ग्रोइंग और नॉट. ठीक है, वेदर द इकोनॉमी इज ग्रोइंग और नॉट. बट इफ आई आस्क यू, इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है वो होती किन वजहों से है? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी? इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो क्यों होती है? ये आपने बोला कि हाँ, हम देखेंगे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं. ठीक है, लोग ज्यादा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड के साथ साथ कार्स में मेंटेन कर रहे हैं. पॉवर्टी लाइन के नीचे अब कम लोग हमारे पास है. अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में कम होती जा रही है. तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये इंडिकेटर्स हैं. दीज आर द इंडिकेटर्स दैट इकोनॉमी इज ग्रोइंग, कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, ये इंडिकेट करता है. बट द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? इकोनॉमी की ग्रोथ होती कैसे है? हाँ जी, एनीबडी वुड लाइक टू से समथिंग? प्लीज रेज हैंड एंड से. इकोनॉमी की ग्रोथ होती किन चीजों की वजह से है? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ? ये जितने अभी हमने डिस्कस करे, दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? किस वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ? यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो जवाब देते हैं वो कहते हैं सर गवर्नमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी की अगर हम बात करें, अमृतुल जी आप बोलिए प्लीज, आपका हैंड रेस्ड है. सर मे बी प्रोडक्शन जो हो रहा है. ठीक है, वेरी गुड. सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आई, प्रोडक्शन. हम क्या इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन का स्केल क्या है, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है. राइट, बिकॉज गवर्नमेंट कभी भी पॉलिसी जो लगाएगी, वेदर इट कम्स टू दी फिजिकल पॉलिसी और इट कम्स टू दी मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी कोई आसमान से रिसोर्सेस लेके नहीं आती. जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, हम उसी को एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करना चाहते हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव.
पॉलिसी कभी भी रिसोर्सेज को इंक्रीज नहीं कर देगी एकदम से। हाँ, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जरूर हो सकता है कि हाँ अब हम ये पॉलिसी लगाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा हो सकते हैं। बट इमीडिएटली पॉलिसी लगाने से इमीडिएट रिस्पॉन्स कभी भी रिसोर्सेज का इंक्रीज नहीं आता। तो ऐसे हमारी पूरी इकोनॉमी में और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग इकोनॉमिस्ट रहे हैं। उन्होंने अपने मॉडल्स के अंदर, अपनी थेरीज के अंदर बताया है कि हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो किन रीजंस की वजह से होती है, हम क्या कर सकते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ को स्पीड देने के लिए, किस तरीके की ग्रोथ होती है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ होती है। इन सब चीज के ऊपर थेरीज लिखी गई है। नाम भले ही इसका थेरीज है, लेकिन जब आप उन थेरीज को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें पूरा मैथमेटिक्स लिखा होता है। ठीक है, तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है। जैसे एक थियरी आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, 1956 में मिस्टर रॉबर्ट सोलो, ठीक है, वन इकोनॉमिस्ट वाज देयर, रॉबर्ट सोलो साहब। उन्होंने क्या किया, एक मॉडल दिया, थियरी लिखी कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और वो मॉडल फेमस हुआ किस नाम से, सोलो मॉडल के नाम से फेमस हुआ। दूसरे इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम था रोमर, तो उन्होंने कोई मॉडल दिया या थियरी दी तो उसका नाम हो गया रोमर मॉडल। कोई दूसरा बंदा था, उसका नाम था एके, ठीक है, बेसिकली रोमर है, हैरड डॉमर मॉडल है। तो ऐसे अलग अलग हमारे पास क्या लिखे हैं, मॉडल्स लिखे हैं। तो हमको क्या करना है, मॉडल्स को पढ़ना है। बिफोर स्टार्टिंग विद द मॉडल, एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, these all models are based on certain set of assumptions. हर मॉडल कुछ सेट ऑफ assumptions पर बेस्ड है। उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो वर्ल्ड वाइड नहीं हो सकती। किसी भी मॉडल की एप्लीकेबिलिटी वर्ल्ड वाइड नहीं हो सकती। कहते क्यों नहीं हो सकती? मान लीजिए फॉर एग्जांपल सोलो मॉडल ने कहा कि मेरी एक इकोनॉमी है, उसमें ये assumptions है, और इस तरीके की इकोनॉमी में अगर आपको ग्रोथ करनी है तो हमको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसने मॉडल बनाते समय किसी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह ट्रीट किया। उसने मॉडल बनाते समय क्या किया, इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ ट्रीट किया। अब बीइंग एन इंडियन इकोनॉमी, हम वो सोचे यार हम सोलो का मॉडल अपनी कंट्री में लगा लेते हैं और देखते हैं कि वो मॉडल हमारी कंट्री में फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा। नहीं करेगा, 100% तो नहीं कर सकता, पार्शियली करेगा। क्यों पार्शियली करेगा? क्योंकि उससे जो अजम्पशंस है और हमारी कंट्री की जो कंडीशंस है वो 100% मैच ही नहीं होती है। उसने साफ साफ बोला कि क्या क्लोज्ड इकोनॉमी, बट वी आर डीलिंग विद एन ओपन इकोनॉमी। हम मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसने एक और असम्पशन ले ली, मान लो कहता है कि हम पूरी इकोनॉमी में एक ही गुड बनाते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ गुड, सिर्फ पेन बना रहे हैं या सिर्फ शू बना रहे हैं, कोई ऐसी असम्पशन लगा दी, विच इज नॉट अ रियलिस्टिक असम्पशन, विच इज नॉट अ रियलिस्टिक असम्पशन। तो ऐसी कौन सी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सिर्फ एक ही कमोडिटी को बनाती है कोई ऐसी इकोनॉमी? नहीं है। तो हाउ कैन यू से दैट कि ये मॉडल की 100% बातें मेरी इकोनॉमी के अंदर लग जाएगी? नहीं लग सकती, पार्शियल लगेगी। तो कहते सर क्यों पढ़ने की जरूरत है? देखो ये एकेडमिक्स का पार्ट है तो पढ़ाना मेरी ड्यूटी। बट आपको मेरी आवाज सबको आ रही है? बिकॉज कैमरास आप लोगों के बंद है, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन। सबको मेरी आवाज कंफर्टेबल तरीके से आ रही है जी? प्लीज से Yes. Yes. एटलीस्ट डू रिप्लाई यार। आर यू गेटिंग मी बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलो मॉडल की। देखो ध्यान, सोलो मॉडल क्या है बेटा? स्टार्टिंग में 10-15 मिनट लगते हैं टॉपिक का ब्रीफ करने में, और उसके बाद फिर वो प्रॉपर मैथमेटिक्स, आपको इक्वेशंस दिखाई देगी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। देखो सोलो मॉडल की बात करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज नोटबुक्स एक बार ओपन करना चाहे तो कर लीजिए। कुछ पॉइंट्स में डिक्टेट करूंगा, आप साथ साथ लिखना चाहे लिख लीजिए, अदरवाइज नोट्स तो बाद में पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। लिख लेंगे वेल एंड गुड है, नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये जो सोलो मॉडल है 1956 में रॉबर्ट सोलो साहब ने हमको दिया। कहते ठीक है, अब 1956 का कोई मॉडल लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से, क्या उस समय आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे? नहीं। क्या उस समय बहुत ज्यादा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की आप बात करेंगे? नहीं। तो जिस समय पर इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, उस समय की, उस एरा की
assumptions यहाँ पे आज भी लिखी हुई है, ठीक है। देयर आर सर्टेन सेट ऑफ assumptions, समझिए ध्यान से क्या है। सबसे पहली assumption वो क्या लिखता है, कहता है जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं दैट कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली वन गुड, वो एक ही तरीके का सिंगल गुड की बात करते हैं। कंट्री प्रोड्यूस एंड कंज्यूम ओनली अ सिंगल गुड, लिख लीजिए, कंट्री प्रोड्यूस एंड कंज्यूम ओनली सिंगल गुड, एक ही गुड सिर्फ, ठीक है जी। गुड कह लीजिए, आउटपुट कह दीजिए, वन एंड द सेम थिंग। एंड दैट वन इज व्हाट, होमोजीनियस। वो भी कैसा बेटा, होमोजीनियस गुड की है, गुड है एक, वो भी कैसा, होमोजीनियस। यानी कि जितने भी गुड हमारी इकोनॉमी में, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ईच एंड एवरी यूनिट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। तो इसकी इंप्लीकेशन सीधी सीधी आ गई क्या, प्राइस में वेरिएशन नहीं हो सकता, ईच फर्म इज जस्ट अ प्राइस टेकर, ये चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग गई, ठीक है जी। दूसरा अजम्पशन क्या कहता है जी, क्लोज्ड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी क्या है जी, क्लोज्ड इकोनॉमी है, दैट इज नो इंटरनेशनल ट्रेड, देखिए दोस्त, अब आप लोग थोड़े बड़े हैं, सीनियर मोस्ट है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर, तो इतना मैं आपसे अज्यूम कर सकता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंट्रीज आपस में ट्रेड क्यों करती है, टू गेट द बेनिफिट ऑफ व्हाट, किस चीज का बेनिफिट लेने के लिए, इकोनॉमी ऑफ स्केल। नो, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। किसी भी कंट्रीज में अगर कोई आपस में ट्रेड होता है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह होती है, क्या वजह होती है जी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। कि समझते हैं ना कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज आप लोग, हाँ जी। Yes. कि जिस कंट्री में Yes, वो sir. प्रोडक्ट कम रिसोर्सेज के साथ बना सकते हैं, हम कहते हैं भाई तू इसको बना ले, हमारे रिसोर्सेज किसी और चीज में ज्यादा एफिशिएंटली यूज हो जाएंगे, तो हम आपस में क्या कर लेंगे जी, ट्रेड कर लेंगे। जो चीज ज्यादा सस्ती जहां बनती, मोटी मोटी बात ये, जहां सस्ती बनेगी वहां पर उसको हम प्रोड्यूस कर लेंगे, चाहे इंडिया में, चाहे चाइना में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे कहीं पर भी। तो जो चीज कम रिसोर्सेज में जो कंट्री बनाएगी उसको हम बोलेंगे तू यहाँ पे इसको प्रोड्यूस कर ले और तू भैया हमको दे दे, हम बदले में ट्रेड कर लेंगे, चलो जी ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक वॉल्यूम जनरेट करने के लिए कि हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन है, या जो चीज हमारे यहाँ बन ही नहीं सकती उसको हम इंपोर्ट करते, नहीं, जो चीज हमारे यहाँ बन सकती है उसके बावजूद भी हम उसको बाहर से इंपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज हम अपने यहाँ बनाएंगे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी आउटपुट या प्रोडक्ट अगर हम उसे बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कहते ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट assumption here, लिखिएगा अपने साथ में, it is convenient to think, it is convenient, it is convenient to think of this output, of this output as units of a country's GDP, units of a country's GDP। ये सबसे इंपॉर्टेंट assumption है और इसको पढ़ के एज सच कोई बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है। देखो क्या कहते हैं, कहते हैं हम ये अज्यूम करेंगे कि जितने इस कंट्री में आउटपुट बन रहा है ना वही उसकी जीडीपी है। कहते हैं क्या मतलब, मान लेते हैं आपको समझाने के लिए मैंने बोला, हम अज्यूम कर रहे हैं कि सिंगल गुड बनाते हो, कहते हाँ जी बनाते। कहते क्या बनाते हो सिंगल गुड, मैंने कहा भाई हम ये पेन है, हम ये पेन बनाते हैं, एग्जाम्पल हमने कहा जी हम पेन बनाते हैं, कहते ठीक है। कहता है इस साल आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस करे, मैंने कहा जी इस साल मैंने 1000 यूनिट्स ऑफ पेन प्रोड्यूस करे हैं। तो कहता है ये जो यूनिट्स है ना यही कंट्री की जीडीपी है, तो इस कंट्री की इस साल की जीडीपी भी कितनी होगी, 1000। और इसको लिखते समय इसने बिल्कुल भी नहीं बोला कि ये रियल जीडीपी की बात कर रहा है या नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा है। ऑथर ने कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि वेदर इट इज अ रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो ये दोनों को ही रीड करना पड़ेगा। और अगर मैं कह रहा हूं कि भैया मैंने 1000 यूनिट पेन बनाए और रियल जीडीपी 1000 थी, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी।
लेकिन अगर यही नॉमिनल जीडीपी भी मुझे काउंट करनी है कि 1000 यूनिट्स पेन के बनाए हैं और मेरी इकोनॉमी की नॉमिनल जीडीपी भी 1000 है, तो व्हाट इट इंप्लाइज? इट इंप्लाइज दैट द प्राइस पर यूनिट ऑफ पेन इज 1 यूनिट ऑफ करेंसी। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो पेन का प्राइस 1 रुपी होगा। आप यूएस की बात कर रहे हो तो इस पेन का प्राइस 1 यूएसडी होगा। आप जापान की बात करेंगे तो इस पेन का प्राइस 1 येन होगा। आप मेरी बात समझ रहे? तो इस अजम्पशन, यहां से अजम्पशन क्या हुई कि जो प्राइस है, प्राइस पर यूनिट क्या हो गया? हाँ जी, क्या हो गया पर यूनिट प्राइस? 1 यूनिट ऑफ करेंसी। इंडिया है तो 1 रुपया है, यूके है तो 1 यूरो है, सॉरी जो भी करेंसी है वहां की उसके हिसाब से, पॉन्ड, सॉरी पॉन्ड। आर गेटिंग मी गाइस? समझ में आ रही सबको अजम्पशन क्या कहना चाहता है ये? हाँ जी। sir. Next assumption is technology. Technology is exogenously given. Technology is exogenously given. अब ये जो assumption दोस्त हमने यहां पे ली है कि टेक्नोलॉजी इज एक्सोजीनियसली गिवन, ये हम मॉडल के बिगिनिंग में ले रहे हैं, और जब मॉडल आगे एडवांस लेवल पे जाएगा तो इस assumption को हम छोड़ देंगे। तो बेसिकली सोलो मॉडल को 2 हिस्सों में पढ़ा जाता है। सोलो मॉडल विद गिवन टेक्नोलॉजी, जहां पे टेक्नोलॉजी गिवन होगी, एक्सोजीनियस होगा, और एक सोलो मॉडल जहां पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेगी। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेगी तो ग्रोथ कैसे होगी? तो 2 तरीके से ग्रोथ पढ़ाएगा सोलो मॉडल, एक गिवन टेक्नोलॉजी के साथ और एक अपग्रेड करके टेक्नोलॉजी के साथ। तो 2 एस्पेक्ट में वो हमको पढ़ाते हैं। समझ में आती है दोस्त कहानी? एग्जाम ओरिएंटेड कुछ भी नहीं अभी तक हुआ है, अभी तो सिर्फ बेसिक बातें हो रही है। ऑब्वियस सी बात है यार, पहली क्लास में कोई एग्जाम वाला नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। चलो जी, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सोलो मॉडल। देखो मैं सोलो मॉडल 2 पार्ट्स में बांट रहा हूँ। एक मैं बोल रहा हूँ बेसिक सोलो मॉडल, सुन लीजिए ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ? बेसिक सोलो मॉडल। और एक जगह क्या लिखूंगा? सोलो मॉडल विद टेक्नोलॉजी। तो जब मैं बोलूंगा बेसिक सोलो मॉडल तो उस समय ये सारी एजम्पशन रहेंगी, इंक्लूडिंग दैट टेक्नोलॉजी इज एक्सोजीनियसली गिवन। एंड व्हेन आई विल से ग्रोथ इन सोलो मॉडल, क्या बोलूंगा जी? ग्रोथ इन सोलो मॉडल। तो उस समय हम क्या करेंगे? इस वाली अजम्पशन को छोड़ देंगे, वहां पे टेक्नोलॉजी हमारे पास गिवन नहीं होगी, हम टेक्नोलॉजी को भी चेंज करेंगे, अपग्रेड करेंगे। इज इट ओके? तो यहां पे लिखा मैंने द बेसिक सोलो मॉडल, द बेसिक सोलो मॉडल। नाउ द गेम ऑफ अजम्पशंस एंड इक्वेशंस। देखिए जी, सोलो मॉडल कहता है, सुनिए प्लीज ध्यान से, सोलो मॉडल हमको कहता है कि भैया हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, हम यहाँ पे 2 चीजों को लेके करेंगे। मैंने कहा बताओ जी किन 2 चीजों को लेके करेंगे? कहता है एक तो भैया हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है, एक है हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन, और दूसरा है हमारे पास कैपिटल एक्यूमुलेटिंग इक्वेशन, कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन। सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं दोस्त। देखिए आप लोग सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चीजें थोड़ी सी आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो फिर आपको याद करनी पड़ेगी। कहता है सबसे पहले उसने बोला जी आउटपुट कैपिटल वाई इज एग्रीगेट आउटपुट। देखिए बेटा सिंबल्स को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, खाली वाई कुछ नहीं है, छोटा वाई बड़ा वाई, देखो सिंबल देख लो, ये भी एक सिंबल आउटपुट के लिए, ये भी एक सिंबल आउटपुट के लिए, वाई डॉट भी एक सिंबल है, वाई कैप भी एक सिंबल है, वाई स्टार भी एक सिंबल, और इन सब के मतलब अलग, ठीक है। तो पढ़ते समय बहुत ध्यान देना है आपको, वरना एग्जाम उड़ जाएगा, पता नहीं लगेगा। तो जब मैं लिखूंगा कैपिटल वाई से मेरा मतलब है एग्रीगेट आउट। क्या मतलब बेटा? एग्रीगेट आउट, कि मेरी पूरी इकोनॉमी में कितना आउटपुट बन रहा है। जब मैं लिखूंगा कैपिटल के, तो एग्रीगेट कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीगेट कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी।
मैं इकोनॉमी वर्ड यूज करूं या कंट्री वर्ड यूज करूं, एक ही बात है जी। एग्रीगेट कैपिटल स्टॉक ऑफ कंट्री एंड कैपिटल एल यूज करूंगा तो क्या आएगा जी, एग्रीगेट लेबर फोर्स, कि हमारी इकोनॉमी में टोटल कितने लेबर फोर्स है जी, राइट। वो कहता है प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, कहता है आउटपुट हमारा जो है, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। ये उसने एक फंक्शनल फॉर्म लिखी, तो क्या लिखा उसने, इट इज अ फंक्शनल फॉर्म, कि हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट आउटपुट कितना बनेगा वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, कि हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट कैपिटल स्टॉक कितना है, हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट लेबर कितना है। और उसने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, आउटपुट इज व्हाट, आउटपुट इज कैपिटल रेज टू पावर अल्फा and labor raised to power 1 minus alpha. It is a Cobb-Douglas production function and it is assumed by the Solow. सोलो ने अपने प्रोडक्शन फंक्शन को जब इक्वेशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उसने यहाँ पे सोलो का एग्जांपल लिया, ठीक है। और ये जो हमारे पास फंक्शन दिखता है और साफ साफ डिफाइन करता है वेयर अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1, कि हमारी जो अल्फा की वैल्यू है वो 0-1 के बीच में ला करती है। नाउ यहां से तो उसने एक पॉइंट लिखा, एक इक्वेशन लिख दी, अब यहां से हमें उसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन बता, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन बताने के लिए मेरे को एक बार थोड़ा सा रफ में जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। रफ में आ गया, देखिए प्लीज एक बार, एवरीबडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स, प्लीज लुक एट द स्क्रीन्स एवरीबडी। बेटा जब मैं सेमेस्टर 4 में हुआ करता था या सेमेस्टर 3 में हुआ करते थे आप लोग, तो आप लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, आप कहते थे Q ऑफ एल के इज इक्वल्स टू लेबर रेज टू पर अल्फा कैपिटल रेज टू पर बीटा, ऐसे लिखा करते थे। बोलिए, साथ में कोई ए लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाओगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। एल रेज टू पर अल्फा, के रेज टू पर बीटा, एंड हम कहते थे अल्फा एंड बीटा को जब हम ऐड करते थे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती थी, लेस देन 1 भी हो सकती थी, इक्वल टू 1 भी हो सकती थी। और अल्फा प्लस बीटा को जब हम सम अप करते थे तो उसकी वैल्यू बताती थी व्हाट इज द रिटर्न्स टू स्केल। तो यहाँ पे रिटर्न्स टू स्केल को हम बताते थे, रिटर्न्स टू स्केल हम कहते थे कि ग्रेटर देन 1 है तो ये IRS है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। 1 से छोटा है तो हम बोलते थे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, और इक्वल टू 1 है तो बोलते थे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। दोस्त अगर वजह पता हो, रीजंस पता हो तो ही हाँ करना, नहीं पता हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करना सीख लीजिए। आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, ठीक है। हाँ जी दोस्त, पता है आप लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होने पे IRS क्यों था, लेस देन 1 होने पे DRS क्यों था, इक्वल टू 1 होने पे CRS क्यों था, पता है किसी को? रेज हैंड जिसको पता है। अच्छा, जिसको नहीं पता वो हाथ खड़ा कर लो। चलिए, डाउन डाउन योर हैंड प्लीज। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस यूटिलिटी फंक्शन, एक इतना सबको याद है ना, अगर हम रिटर्न टू स्केल क्या कहता था, द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल सेज हम अपने सारे इनपुट्स को, हम अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक परसेंटेज से इंक्रीज करेंगे। मान लो X परसेंटेज से इंक्रीज किया, 20% बढ़ाया, 30%, एक गिवन परसेंटेज से सारे इनपुट्स को बढ़ाया। अगर आउटपुट उस परसेंटेज से ज्यादा इंक्रीज कर गया तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर आउटपुट उससे कम से इंक्रीज करेगा तो बोलते थे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और जिस परसेंटेज से इनपुट बढ़ता था उसी परसेंटेज से आउटपुट बढ़ेगा तो कहते थे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इतना सबको याद है? अच्छा प्लीज लेट मी नो, इतना याद है? चलिए, तो मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, ये मेरे पास एक गिवन प्रोडक्शन फंक्शन था, कहते बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा लेट अस सपोज हमने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लैम्डा टाइम्स बढ़ा दिया, तो न्यू आउटपुट विच इज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा एल एंड लैम्डा के, हमने लेबर को भी लैम्डा टाइम्स बढ़ा दिया और कैपिटल को भी लैम्डा टाइम्स बढ़ा दिया। सो माय न्यू फंक्शन, न्यू आउटपुट विल बी लैम्डा एल रेज टू पर अल्फा, लैम्डा के रेज टू पर बीटा, और यू कैन से दिस इज माय न्यू आउटपुट विच इज क्यू स्टार। लैम्डा को हमने बाहर निकाला तो अल्फा प्लस बीटा, एल रेज टू पर अल्फा, के रेज टू पर बीटा, एंड ये हमारे पास पुराना आउटपुट है। तो हमने लिखा ऐसे क्यू स्टार इज इक्वल्स टू लैम्डा रेज टू पर अल्फा प्लस बीटा
इनटू में Q, लिख सकते हैं इसको ऐसे। नाउ नया आउटपुट Q स्टार कितना है, पुराना आउटपुट मल्टीप्लाई में दिस, पुराना आउटपुट मल्टीप्लाई में दिस। लेट सपोज मैंने आपको बोला भाई लैम्डा की जो वैल्यू है वो 2 है, इसका मतलब मैंने लेबर को भी डबल कर दिया और कैपिटल को भी डबल कर दिया, जितना परसेंट हमने 100% बढ़ा दिया। अगर इस अल्फा प्लस बीटा की टोटल वैल्यू 1 है, इसका क्या मतलब हुआ कि नया आउटपुट पुराने आउटपुट का डबल आ गया। इट मींस जिस परसेंटेज से आपने इनपुट को बढ़ाया एग्जैक्टली उसी परसेंटेज से क्या हो जाएगा, आउटपुट बढ़ेगा। इफ इसका टोटल 1 आ गया, तो अगर अल्फा प्लस बीटा मेरा 1 है तो हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कि जिस परसेंटेज से आपने इनपुट को बढ़ाया, आपने इनपुट को लैम्डा टाइम्स बढ़ाया तो आउटपुट भी मेरा लैम्डा टाइम्स बढ़ गया। और अगर इसकी वैल्यू टोटल मिला के 3 आई, इसका मतलब क्या हुआ, 2⁻3 दैट कम्स टू 8। आउटपुट, इनपुट को आपने बढ़ाया कितना, 2 टाइम्स डबल किया, बट आउटपुट कितना बढ़ रहा है आपका, 3 टाइम्स बढ़ रहा है। ये कब पॉसिबल होगा, जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। और अगर इसकी वैल्यू 0.6 है तो ऑब्वियसली आउटपुट बढ़ा आपका डबल और इनपुट बढ़ा आपका डबल और आउटपुट आपका डबल से कम इंक्रीज हुआ, तो दैट रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? यस सर। तो अगर जब सोलो साहब ने इस फंक्शन को ऐसा डिफाइन किया यहाँ पे कि अल्फा और 1 माइनस अल्फा, तो इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, हाँ जी, ये प्रोडक्शन फंक्शन हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। बेटा इसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इट इज एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन, इट इज एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। हमारी इकोनॉमी टोटल कितना आउटपुट बन रहा है, ये फंक्शनल फॉर्म में है, ये इक्वेशन फॉर्म में है, दोनों ही मेरे पास क्या है बेटा, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। यहां तक की बात सबको समझ में आती है? अब एक बात सुनो, यहाँ पे हम कहते हैं हम अपनी इकोनॉमी के अंदर फैक्टर पेमेंट करते हैं, कहते हैं बिल्कुल करता है। फैक्टर पेमेंट की बात करेंगे हम यहाँ पे। How many factors of production we have? We have 2 factors of production. One is the capital and one is the labor. कहता है लेबर को पर यूनिट क्या देते हो, मैंने कहा वेज रेट, W is what? Is per unit cost of labor and R rental value की हम बात कर रहे हैं is per unit cost of कैपिटल, कैपिटल की पर यूनिट कॉस्ट है जी। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट अगर हम देखें तो टोटल कॉस्ट पूरी इकोनॉमी में जो आउटपुट आप बनाते हो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, दैट इज WL प्लस RK, दिस इज विल बी द टोटल कॉस्ट। आदित्य हैंड रेज बेटा सवाल कर सकते हैं। सर ये लास्ट केस में हमने कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्यों कंक्लूड करा था, इसको मतलब इसकी why is it वैल्यू constant? अल्फा है, इसकी वैल्यू बीटा है। हमने कहा अल्फा प्लस बीटा अगर 1 आ जाएगा तो CRS हो जाएगा बेटा। हाँ यस यहाँ पे अल्फा है और दूसरे की वैल्यू 1 माइनस अल्फा है, कट गया तो क्या आया, 1 तो क्या है, ये ऑटोमेटिकली CRS दे दिया। यस अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यू आर द ओनर ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री के आप इंडिविजुअल ओनर है। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग प्रोडक्शन। हाउ मच गुड्स यू आर प्रोड्यूसिंग, दिस मच, बाय यूजिंग 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल। आपके एक रफ एक बिजनेसमैन, एक फर्म की अगर हम बात करें, प्रॉफिट्स क्या होते हैं बेटा, ये बताओ बच्चा। टोटल रेवेन्यू में टोटल कॉस्ट होते हैं, एक नॉर्मल सी बात है, जिसको आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो। तो यहां पे रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई में आउटपुट। बट अभी आपने ऊपर अजम्पशन ली है, क्या अजम्पशन लिए, देखो जी यहाँ पे, इट इज कन्वीनियंट टू थिंक ऑफ दिस आउटपुट एज अ यूनिट ऑफ कंट्रीज GDP. What it implies, the price of output is what, 1 unit of currency, 1 rupee, 1 euro, 1 USD, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। और आउटपुट के नाम पर क्या आएगा मेरा, Y आएगा। Y का मेरा मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर आप है या एक कंट्री है तो व्हाट विल बी योर ऑब्जेक्टिव,
मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट का मतलब क्या है दिस, तो टीआर क्या है आपका, प्राइस इनटू आउटपुट, प्राइस इज इक्वल टू 1, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट, आप आउटपुट लिखेंगे तो भी वो टीआर ही कहलाएगा बिकॉज प्राइस आपका 1 है। प्रॉफिट फंक्शन क्या है हमारे पास, मैक्सिमाइजेशन ऑफ दिस, और टोटल कॉस्ट कितनी मेरे पास, WL माइनस आर के। तो आपके लिए ये जो मेरे पास मैंने यहाँ लिखा है, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे आपने क्या करना है जी, मैक्सिमाइज करना है। अब आप इसे प्रॉफिट का नाम, देखो प्रॉफिट नाम दे नहीं सकता, क्यों नहीं दे सकता, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, एक फॉर्म की बात नहीं कर रहा, हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, और कंट्री के एस्पेक्ट से हम इस चीज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं बाय यूजिंग द मैथमेटिकल टूल्स, लेकिन इसको वर्ड हम प्रॉफिट नहीं बोल सकते। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यार देखिए, आप कैमरास बंद हैं और मुझे लिटरली नहीं पता लग रहा कि आप लोग मीटिंग में हो या नहीं हो। मैं एक बार के लिए मीटिंग पॉज कर रहा हूं प्लीज। चलिए जी, सुनना ध्यान से। तो इसको हम प्रॉफिट नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, एक फर्म होती तो हम लिख सकते थे, लेकिन कंट्री के लिए वर्ड प्रॉफिट लिखना इज नॉट अ गुड थिंग। तो इसको कोई भी एक रैंडम वेरिएबल आप लिख दीजिए, मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने कहा लेट, आप बताइए जो आप बोलेंगे वो लिख दूंगा। कि बुक में क्या लिखा है, बुक में कुछ लिखा ही नहीं है, उन्होंने सीधा दे दिया। मैंने आपको, मैं पाए लिख रहा हूँ, एंड पाए का मतलब मेरा यहाँ प्रॉफिट नहीं है, सुन लो, मैं पाए लिख रहा हूँ बट पाए का मेरा मतलब यहाँ प्रॉफिट नहीं है। कुछ और लिखना आपको, एक्स वाई मत लिखना, जेड जेड ही मत लिखना, उनके अलग मीनिंग आएंगे। कुछ भी आप लिख लीजिए, बट पाए डजंट स्टैंड फॉर द प्रॉफिट्स हियर। मैंने कहा फंक्शन है जी मेरे पास ये। अब वो कहते हैं जी व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लेबर, कितनी लेबर होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर, कितनी कैपिटल होनी चाहिए हमारी इकोनॉमी के अंदर, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज दिस, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज दिस, तो ऑब्जेक्टिव जो आपका उसे मैक्सिमाइज करना चाहते हो। अब आप कहते हो जी हमें ऑप्टिमाइजेशन फॉर लेबर करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, तो आप क्या करेंगे, डेल पाए अपॉन में डेल एल निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी, ये कैसे रीड करूंगा इसे, ये क्या है, देखो देखोगे तो अपने आप में आउटपुट है नहीं। हाउ विल आई रीड इट, प्लीज बताइए क्या है, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर माइनस W, ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, पुट फर्स्ट और डेरिवेटिव इक्वल्स 0, तो MPL विल बी इक्वल्स टू वेज रेट। तो सीधी सी कहानी आ गई, ये तो आपने पहले ही पढ़ा है कि हमें कितनी लेबर अपॉइंट करनी चाहिए कि, अब यहाँ पे अपॉइंट वर्ड नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, व्हाट शुड बी द एम्प्लॉयमेंट लेवल, हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होना चाहिए, एमपीएल शुड बी इक्वल टू द वेज रेट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे डेल पाई अपॉन में डेल के करोगे, तो डेल वाई अपॉन में डेल के माइनस आर, ये हमारे पास MPK हो जाएगा। तो रेंटल वैल्यू विल बी इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। चलो जी, ये बात भी हमें समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे आपका जो ऑथर है वो कुछ और आपसे लिखवाना चाह रहा है, ध्यान से देखना वो क्या लिखवाना चाह रहा है। इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, बेटा प्लीज ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ लिखा पाई इज इक्वल्स टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फंक्शन, मैंने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, इक्वेशनल फॉर्म लिख दी। आई एम राइटिंग द इक्वेशनल फॉर्म हियर। व्हाट इज द इक्वेशनल फॉर्म, k रेज टू पर अल्फा l रेज टू पर 1 माइनस अल्फा माइनस RK माइनस WL। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फंक्शनल फॉर्म, मैंने सिंपली क्या कर दिया, इक्वेशनल फॉर्म लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। नाउ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेटिव लगाइए विद रिस्पेक्ट टू L। आप L के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिए, k रेज टू पर अल्फा एज इट आ गया 1 माइनस अल्फा L 1 माइनस अल्फा माइनस 1 माइनस W, पुट फर्स्ट और डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा इंटू k रेज टू पर अल्फा। यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो इस 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और L रेज टू पर अल्फा डिनोमिनेटर में चला जाएगा जी, L रेज टू पर अल्फा डिनोमिनेटर चला गया, और ये जो माइनस W था, इस माइनस W को मैं यहाँ से हटा करके इधर ला सकता हूँ। सही है, सुनो हाँ जी, Yes, sir. तो मैंने उठा के इसको यहाँ लिख दिया, मैं कहा W यहाँ पे होते हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्लीज।
अगर मेरे को यहाँ पे अगर मेरे को राइट हैंड साइड में आउटपुट लिखना है, y लिखना है, तो y की वैल्यू क्या है, k रेज टू पर अल्फा l रेज टू पर 1 माइनस अल्फा। आई हैव k रेज टू पर अल्फा हेयर, क्या नहीं है, l रेज टू पर 1 माइनस अल्फा नहीं है, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग l रेज टू पर 1 माइनस अल्फा एंड 1 अपॉन, बेसिकली मैंने इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो न्यूमरेटर में ये तो मिलके क्या बन जाएगा, मेरा y बन जाएगा। तो वेज रेट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इनटू में y, और डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो अल्फा अल्फा कट जाएंगे, सिर्फ मेरे पास क्या बच जाएगा, हाँ जी, सिर्फ मेरे पास क्या बच जाएगा, l बच जाएगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है ये, ठीक है जी। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, हाँ जी। तो कहता है हमारे पास इस कंडीशन से भी, लुक एट द स्क्रीन प्लीज, इस कंडीशन से भी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लेबर हो रही है और इस कंडीशन से भी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लेबर हो रही है, दोनों सेम ही चीज है। फर्क क्या था, ये फंक्शनल फॉर्म को डिफरेंशिएट किया है, ये इक्वेशनल फॉर्म को डिफरेंशिएट किया है। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं, कहता क्या कंक्लूड कर सकते हो, कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज नथिंग बट व्हाट, 1 माइनस अल्फा y अपॉन l। भाई वेजेट वेजेट कॉमन है, दोनों एक ही इक्वेशन से है ना, एक फंक्शनल फॉर्म से आया है, एक इक्वेशनल फॉर्म से आया है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज नथिंग बट व्हाट, 1 माइनस अल्फा अपॉन इनटू में y अपॉन। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ये एमपीएल ही है, ओके। यस सर। हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन। Yes. सिमिलरली आप कर सकते हैं कैपिटल के लिए, तो उसमें आप क्या करेंगे, इसी फंक्शन को क्या कर देंगे जी, यहाँ पे डेल पाई अपॉन में डेल के कर देंगे, सॉल्व करेंगे उसको। तो वहां से जो मेरे पास वैल्यू आएगी, मैं सीधा सीधा वैल्यू लिख देता हूं, वहां पे जो मेरे पास आर की वैल्यू आएगी वो आएगी है मेरे पास अल्फा वाई अपॉन में के, वो ये वाली वैल्यू आएगी। तो कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे ये जो अल्फा वाई अपॉन के है ये क्या है, इट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। अब एक बात सुनना बच्चे बड़े ध्यान से प्लीज, इधर देखिए, लुक एट द स्क्रीन प्लीज, और सोच के आप जवाब देंगे तो ज्यादा हमें समझ में आए। मैं वापस ऊपर चलता हूं, मैंने कहा सोलो मॉडल ने हमको कहा था कि भैया मैं जो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ दिखाऊंगा वो प्रोडक्शन फंक्शन और कैपिटल एक्युमुलेशन इक्वेशन से दिखा, मैं दो चीज का यूज करूंगा, ठीक है। आप जो जवाब देंगे ना मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, भाड़ में जाए वो, जो आप बोलेंगे मैं उसको फॉलो करूंगा। प्रोडक्शन फंक्शन दो होते हैं, एक होता है एग्रीगेट और एक होता है पर वर्कर। एक होता है एग्रीगेट, एक होता है पर वर्कर। एग्रीगेट क्या होता है, पूरी इकोनॉमी में कितना आउटपुट बन रहा है, दैट इज कैपिटल वाई। और एक मेरे पास जो आएगा, जो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, स्मॉल वाई। स्मॉल वाई का मेरा मतलब है आउटपुट पर वर्कर, कि एक वर्कर कितना आउटपुट जनरेट करता है। तो स्मॉल वाई क्या हुआ, हमने कहा भाई टोटल कितना आउटपुट ना, कहते हैं कैपिटल वाई। टोटल यूनिट्स कितने हैं हमारी इकोनॉमी में लेबर की, कैपिटल एल, तो दिस इज आउटपुट पर वर्कर। किसी इकोनॉमी की ग्रोथ देखने के लिए आप उस इकोनॉमी का एग्रीगेट जीडीपी देखोगे या पर कैपिटा जीडीपी देखोगे, ऑनेस्टली बता। एक कंट्री कहती है एक पर कैपिटा, पर इंडिविजुअल को कितना पैसा मिल रहा है हमें वो देखना है ना। पूरी इकोनॉमी की तो बहुत बड़ी जीडीपी है, लेकिन पॉपुलेशन ही उसके अंदर इतनी ज्यादा है, तो पर यूनिट तो कम मिलेगा ना उस व्यक्ति को, हर व्यक्ति को। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ अगर देखनी है तो वहां पे एग्रीगेट्स को नहीं देखा जाता, हमेशा किसको देखा जाता है, पर वर्कर या पर कैपिटा जिसको आप कहते हैं। तो इसीलिए अभी जो प्रोडक्शन फंक्शन हम पढ़ रहे थे दैट वाज द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन इनटू अ पर वर्कर, और यू कैन से पर लेबर कह दीजिए। अब यहां देखिए आउटपुट की क्या वैल्यू हमारे पास, कैपिटल रेज टू पर अल्फा, लेबर रेज टू पर 1 माइनस अल्फा अपॉन में एल। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना ये 1 माइनस अल्फा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा,
L raised to पर अल्फा, तो वी कैन राइट इट एज लाइक K अपॉन L होल रेज्ड टू पर अल्फा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब बच्चे देखना ध्यान से प्लीज, स्मॉल y क्या है? बोलिए आउटपुट पर वर्कर। तो ऐसी मेरे पास एक टर्म है स्मॉल के। स्मॉल के क्या है? कैपिटल के अपॉन में L। मेरी पूरी इकोनॉमी में मान लेते हैं 10,000 मशीनें हैं, पूरी इकोनॉमी में 10,000 कैपिटल स्टॉक है। कह रहे पूरी इकोनॉमी कितने लेबर है? मैंने कहा मेरी इकोनॉमी में 1,000 लेबर काम करती है। तो एक लेबर के पास, एक वर्कर के पास कितनी मशीन है, कितना कैपिटल स्टॉक है? 10 यूनिट्स पर वर्कर। तो दैट इज द कैपिटल स्टॉक पर वर्कर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल के। कैपिटल स्टॉक पर वर्कर, कैपिटल स्टॉक पर वर्कर इज व्हाट? स्मॉल के। तो यहां पे y इज इक्वल्स टू स्मॉल के रेज टू पर अल्फा। तो नाउ दिस विल बिकम मेरा प्रोडक्शन फंक्शन। ये भी एक प्रोडक्शन फंक्शन है, इट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन पर वर्कर, प्रोडक्शन फंक्शन पर वर्कर। जो कैपिटल Y था मेरा, y इज इक्वल्स टू समथिंग, वो क्या था? एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। ये कौन सा है मेरा? प्रोडक्शन फंक्शन पर वर्कर। अब एक बात सुनना बच्चे मेरी बहुत ध्यान से, मैथमेटिक्स आप सबको बहुत अच्छे से आता है, याद दिला रहा हूं कोई चीज आपको। लुक एट द स्क्रीन्स प्लीज, एवरीबॉडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन्स प्लीज। अगेन अ रफ वर्क। फंक्शन लिखा मैंने y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पर n। हाँ जी, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पर n। एक मैंने इक्वेशन लिखी। जब मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करूंगा, मैंने x यहां लिखा, y यहां लिखा, बताइए ये फंक्शन लीनियर है? ये श्योर है n इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, n इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, जीरो भी नहीं हो सकता, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। चलो जी, बताइए फंक्शन अपवर्ड आएगा क्या? डेफिनेटली अपवर्ड स्लोपिंग आने वाला है। कन्वेक्स, कॉनकेव या लीनियर? बताइए जी, कॉन्वेक्स, कॉनकेव या लीनियर? So depend on n value. बिल्कुल ठीक बात है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n। इफ n is less than 1, if n is equal to 1, if n is greater than 1। अगर देखो जी n की वैल्यू 1 है तो क्या बन गया? ये लीनियर। 1 से छोटी है तो क्या बन जाएगा? कनकेव। 1 से बड़ी है तो कैसे बन जाएगा? कन्वेक्स। याद दिलाऊं? याद करो, रिस्क सेमेस्टर 3 में पढ़ा था। यूटिलिटी फंक्शन इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर रूट। तो ये रिस्क एवर्स था क्योंकि पावर 1/2 लगी हुई है। याद आया? u इज इक्वल टू सी था तो क्या था? रिस्क न्यूट्रल, लीनियर जाता था फंक्शन। और अगर u इक्वल टू सी स्क्वायर था तो रिस्क लवर था, कन्वेक्स जाता था यूटिलिटी फंक्शन। याद आया? फिर भी याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, क्या करिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने कहा भैया काम करते हैं, y रेज टू पावर रूट x लगा देते हैं, y इज इक्वल टू x लगा देते हैं, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लगा देते हैं। आपको सबको मैथमेटिक्स आता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दीजिए, y डैश, इट इज रूट x का 1/2 रूट x, इट इज 1 एंड इट इज 2x। फर्स्ट डेरिवेटिव सबके पॉजिटिव है तो अपर स्लोपिंग आने वाला है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ये 0 हो जाएगा तो फंक्शन कैसा हो गया? लीनियर हो गया। ये पॉजिटिव आएगा, सिर्फ हमारे पास आया 2 विच इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, तो वो कैसा हो गया? ये कॉन्वेक्स हो गया, ये लीनियर हो गया। और यहां पे आप इसको निकालोगे तो 1/2 एज इट इज आ गया, 1/x का -1/x स्क्वायर, और जिसको x माना ये आ गया। तो जो भी आंसर में नेगेटिव लगा तो फंक्शन कैसा लगेगा जी? कनकेव लगेगा। बोलिए, तो इसके लिए फंक्शन कनकेव जाएगा, इसके लिए फंक्शन लीनियर जाएगा, इसके लिए फंक्शन कन्वेक्स जाएगा। गॉट इट? से समथिंग यारो प्लीज। Yes. Yes, sir. अब मैं इस प्रोडक्शन फंक्शन पे आ गया। नाउ आई हैव अ प्रोडक्शन फंक्शन y इज इक्वल्स टू k रेज टू पावर अल्फा, यानी आउटपुट पर वर्कर इज इक्वल्स टू कैपिटल स्टॉक पर वर्कर रेज टू पावर अल्फा। और फंक्शन ने खुद ही डिफाइन किया था, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1। साफ सा डिफाइन किया हुआ है, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1।
तो ये बात तो श्योर है ना कि अल्फा की वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। तो 1 से छोटी होगी तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन बनने वाला है मेरा, अगर मैं यहाँ पे आपको कैपिटल स्टॉक पर वर्कर दिखाऊं और यहाँ दिखाऊं आउटपुट पर वर्कर, तो फंक्शन कैसे आएगा? कन्वेक्स कॉनकेव? Convex. कॉन्वेक्स Concave. कॉनकेव आएगा। तो ये तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी से हमने निकाल दिया कि फंक्शन कैसे आने वाला है, मेरे पास कॉनकेव आने वाला है। लेकिन इसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या है? देखिए ध्यान से, पहली बार कैपिटल बड़ी आउटपुट बड़ा, फिर कैपिटल बड़ी आउटपुट बड़ा, फिर कैपिटल बड़ी आउटपुट बड़ा, फिर कैपिटल बड़ी आउटपुट बड़ा। तो कैपिटल तो इक्वल इक्वल बढ़ रही है बट आउटपुट तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो व्हाट इट इंडिकेट्स? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। हाँ जी, क्या इंडिकेट कर रहा है ये? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का ये इंडिकेशन है। ये बात सबको समझ में आती है? तो अगर हम स्केल की बात कर रहे थे एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन की, वो क्या था जी? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल था। लेकिन उसी को जब हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया पर वर्कर के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली क्या दिखाने लग गया हमको? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर दिखाने लगा। यहां तक किसी को बात डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा, हमें चाहिए था प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन के नाम पे मेरे पास क्या आ गया? आउटपुट पर वर्कर इज इक्वल्स टू कैपिटल स्टॉक पर वर्कर रेज टू पर अल्फा, एंड दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। व्हाई? बिकॉज अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी होने वाली है। यहां तक कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूंगा। बेटा यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। अच्छा बता दो मुंह से बोल के, एंड डाउट स्टिल है? No, sir. No, sir. एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट आंसर यार, कि कोई डाउट नहीं है तो प्लीज से नो। एंड डाउट स्टिल है? No, sir. The next thing we have capital accumulation equation. The next thing we have the capital accumulation equation. देखो जी, capital accumulation equation क्या वाला है? देखो अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे बेटा, हमने कहा कैपिटल वाई का अलग मतलब है, स्मॉल वाई का अलग मतलब है, कैपिटल के का अलग मतलब है, स्मॉल के का अलग मतलब है। राइट? कैपिटल के का अलग मतलब है, स्मॉल के का अलग मतलब है। बताना जरा क्या होता है ये? क्या कैपिटल वाई क्या है? एग्रीगेट आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। ये क्या है? आउटपुट पर वर्कर। एग्रीगेट कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, आउटपुट कैपिटल स्टॉक पर वर्कर। लेकिन एक टर्म है मेरे पास, सेविंग रेट। सेविंग रेट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। मैंने बोला सेविंग रेट, मैंने ना पर वर्कर बोला, ना ही मैंने एग्रीगेट वर्ड यूज की, मैंने बोला सिंपली सेविंग रेट। कहते अब सेविंग्स किसकी करनी है? एग्रीगेट सेविंग्स चाहिए या सेविंग्स पर वर्कर चाहिए? अगर मैं बोलूं जी एग्रीगेट सेविंग्स बताओ मेरी इकोनॉमी की कितनी है, और मैंने बोला सेविंग्स पर वर्कर बताओ, भाई हमारी पूरी इकोनॉमी में कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया? कहता वाई। भाई इसकी वैल्यू मान लो 30% है, 0.3। तो कहता आपने कितना टोटल सेव किया? मैंने कहा एस वाई। पूरे एग्रीगेट आउटपुट का 30% लोगे तो पूरी इकोनॉमी की सेविंग आ जाएगी। एक वर्कर के आउटपुट का 30% लेंगे तो एक वर्कर की सेविंग आ जाएगी। लेकिन सेविंग रेट को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये एग्रीगेट सेविंग रेट है या पर वर्कर का सेविंग रेट है। सेविंग रेट इज सेविंग रेट। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना ध्यान से। आज तक आप जो भी चेंज देखते हो कि हमने इसको चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू दिस, किसी भी चीज के अंदर मल्टीपल वजहों से चेंज आता है। एक बात सुनना प्लीज, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने बोला कैपिटल है मेरे पास, कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीगेट कैपिटल स्टॉक। मैंने कहा इसमें चेंज आएगा? कहता हाँ आएगा।
देयर आर मेनी रीजंस। कहता हाँ। मैंने कहा टाइम की वजह से क्या चेंज आया, ड्यू टू द टाइम पीरियड। तो मैंने कहा भाई चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यू टू चेंज इन द टाइम पीरियड, स्मॉल टी रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल के रेज टू पावर डॉट। ये बता, इसको रीड कैसे करेंगे, के डॉट को आज के कैसे रीड करेंगे, चेंज इन एग्रीगेट कैपिटल स्टॉक ड्यू टू चेंज इन द टाइम पीरियड। किसी और वजह से चेंज को अगर आएगा तो मान लो हमने बोला जी चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यू टू एक्स वाई जेड फैक्टर, इसको आप के डॉट नहीं लिख सकते। के डॉट सिर्फ तभी बोला जाएगा जब कैपिटल का चेंज होगा, किसकी वजह से, हाँ जी किसकी वजह से, Time period. टाइम पीरियड की वजह से। इफ टाइम पीरियड इज द रीजन बिहाइंड चेंज, तो ही आप उसको ऐसे लिखेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं लिख सकते। इट्स नॉट ओनली फॉर द कैपिटल, इट्स फॉर एवरीथिंग। चेंज इन लेबर स्टॉक या चेंज इन लेबर वर्कर ड्यू टू चेंज इन द टाइम पीरियड, इट इज एल डॉट। तो डॉट सिर्फ तब आएगा जब उस किसी भी वेरिएबल का हम चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। जब वो टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में होगा तो ही डॉट लगाएंगे, अदरवाइज डॉट नहीं लगा सकते। ये बात सबको याद रहेगी जी। Yes. अच्छा जी, अब एक बात सुनना बहुत ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी मेरे पास आ रही है। लुक एट द स्क्रीन प्लीज। ये कैमरास ओपन कर लो यार, बड़ा मजा आएगा। बड़ा अच्छा एक सवाल पूछूंगा आप लोगों से, ध्यान से सुनिए प्लीज। कैमरा ओपन करेंगे तो मजा आएगा, प्लीज हो कर लो यार। अब तो शर्म दूर हो जानी चाहिए, इतनी देर हो गई तो पढ़ाते हुए, तो शर्म नहीं आनी चाहिए आप लोग के डीट हो, पक्के वाले एकदम है। निष्ठा जी बढ़िया है, टीना बढ़िया है, बाकी सब डीट है। निष्ठा जी कॉलेज कौन सा आपका मैम? निष्ठा जी की आवाज नहीं आती, आवाज आ रही है? लिटिल लिटिल थोड़ा तेज, थोड़ा सा तेज बोलिए। सर दयाल सिंह। अच्छा दयाल सिंह, वेरी गुड वेरी गुड। अब आई थी आवाज। देखिए जी, पहले ना एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से सोचते हैं और उसी चीज को हम इकोनॉमी के पॉइंट से सोचेंगे, ठीक है। निष्ठा जी मान लीजिए आप एक कंपनी की, एक फर्म की ऑनर है। यू हैव सर्टेन यूनिट्स ऑफ कैपिटल, आपके पास कुछ कैपिटल है, ठीक है। भाई हमने कहा हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है, एक फाइनेंशियल ईयर है, जनवरी टू दिसंबर वाला मान लेते हैं, ठीक है। हमने कहा 1 जनवरी 2024 टू 31 दिसंबर 2024, ठीक। एक आपका ये फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल जो भी आपका होगा, हमने उसको रिप्रेजेंट किया के टी, बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड। मान लेते हैं आपके पास 1000 यूनिट्स थी मशीनों की। मैं उनकी मॉनेटरी वैल्यूज नहीं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग द नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल, उनकी मार्केट वैल्यू नहीं लिख रहा। आपके पास 1000 यूनिट्स है। क्या एट द एंड ऑफ द ईयर विच इज योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, जो हम टाइम पीरियड दिखाएंगे T+1, एक टाइम पीरियड बढ़ा दिया हमने, क्या ये भी 1000 ही सीधा रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं? निष्ठा, सर चेंजेस आ सकते चेंजेस आ सकते हैं। चेंजेस क्यों आएंगे, क्या ऐसे रीजंस होते हैं कि इसमें चेंज आएंगे? सर अगर हमने कैपिटल को सेल कर दिया है। अगर आपने कुछ इसमें बेच दिया है मतलब, या कुछ आपने और खरीद लिया है, या कोई डेप्रिसिएशन लग गया है, समझ रहे आप मेरी बात? तो बेसिकली हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल जो है आपकी केटी, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इफ यू विल डू सम इन्वेस्टमेंट्स इन इट, तो वो हम ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट्स। अगर कोई हम बेच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट्स ना, हम उसे माइनस में इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, डिस इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करेंगे, उसके लिए अलग से कोई टर्म नहीं आएगी, ठीक है। इफ इन्वेस्टमेंट्स विल बी नेगेटिव तो बाय डिफॉल्ट इट विल बिकम डिस इन्वेस्टमेंट्स। अगर कोई डेप्रिसिएशन हुआ होगा तो वो हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा ये लास्ट में,
it will be what? KT plus 1. Everybody please say yes or no. ऐसे होगा या नहीं होगा? yes sir. तो हमने बोला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी कैपिटल चेंज हो रही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी कैपिटल चेंज हो रही है। बस मुझको एक बात का जवाब देना, एट इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक्स इतनी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, एट इक्विलिब्रियम सेविंग्स किसके बराबर होती है? एवरीबडी प्लीज से सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स। लीकेजेस इंजेक्शन अप्रोच सुना होगा कभी ना कभी सब लोगों ने। अरे ये पढ़ा है, y इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल Yes, में sir. आउटपुट क्या होता है? इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड, इट इज व्हाट? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये कैंसिल आउट हो गया, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। अरे 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा ये। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बराबर होती है। तो अगर हम कहते हैं एग्रीगेट सेविंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, इफ एग्रीगेट सेविंग्स आर व्हाट? सेविंग रेट मल्टीप्लाई में एग्रीगेट आउटपुट, तो इट विल बिकम योर एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट्स। एट इक्विलिब्रियम आपके एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट्स भी कितनी होगी? SY। तो यहाँ पे मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि भैया जब ये साल शुरू हुआ तो मेरी कैपिटल कितनी थी? KT। जब ये टाइम पीरियड खत्म हुआ तो मेरी कैपिटल कितनी है? T+1, KT प्लस 1। इन्वेस्टमेंट्स कितनी करी आपने? भैया जितनी साल हमने आउटपुट जनरेट किया एग्रीगेट, उसका एक फ्रैक्शन, स्मॉल एस इज अ फ्रैक्शन, 20%, 30%, व्हाटएवर। और डेप्रिसिएशन कितना लगा जी? जितना हमारा कैपिटल स्टॉक था, जितना हमारा कैपिटल स्टॉक था उसका कुछ परसेंटेज, स्मॉल डी। स्मॉल डी रिप्रेजेंट्स डेप्रिसिएशन रेट, स्मॉल डी रिप्रेजेंट्स डेप्रिसिएशन रेट। तो स्मॉल एस जैसे सेविंग रेट है, तो स्मॉल डी क्या है बेटा मेरे पास? डेप्रिसिएशन रेट। एम आई क्लियर ऑन दिस? यहां से इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं कि KT प्लस 1 इज इक्वल्स टू KT प्लस SY माइनस TK। कोई दिक्कत किसी को? इसको फिर ऐसे भी लिख ही सकता हूँ, KT प्लस 1 माइनस KT इज इक्वल्स टू SY माइनस TK। चलेगा जी? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? प्लीज पूछ सकता है मेरे से। No sir. हाँ जी केशव जी, सवाल कर दीजिए प्लीज। सर ये SY क्या था एक बार बताना। बेटा आपने इस साल जितनी और मशीन खरीदी, कितनी इन्वेस्टमेंट्स करी? कितनी इन्वेस्टमेंट्स करते हो? जितनी आप सेविंग कर। पूरी इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट्स किसके बराबर होगी? जितनी पूरी इकोनॉमी की सेविंग्स होगी। यस सर। सेविंग कितनी कर रहे हो? जितना आउटपुट बना रहे हो उसका एक फ्रैक्शन। ये लिखा सेविंग रेट। इट इज नथिंग बट APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है ये। ओके सर, गॉट। Right? और ये क्या है? चेंज इन कैपिटल स्टॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड में चेंज होगी ना कैपिटल, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे? K डॉट ये जो मेरे पास कैपिटल स्टॉक का चेंज आया है, ये आया है क्या? किस तरीके से आया है? विद रिस्पेक्ट टू एग्रीगेशन। ये एग्रीगेट के हिसाब से आया है। अब इधर देखिए प्लीज, कैपिटल एक्यूमुलेट हो रही है, कैपिटल चेंज हो रही है, कैपिटल एक्यूमुलेट हो रही है, लेकिन क्या दिखा रहा है? एग्रीगेशन। क्या दिखा रहा है बेटा? ये एग्रीगेशन। और हमें क्या चाहिए? पर वर्कर। क्योंकि हमने जब यहां पर ऊपर हमने बनाया था, हमने पहले प्रोडक्शन फंक्शन कैसे पढ़ा? एग्रीगेट। फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? पर वर्कर में। अभी हम कैपिटल एक्यूमुलेशन पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? एग्रीगेट। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? हम इसको पर वर्कर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा आइए देखते हैं, प्लीज बड़े ध्यान से देखते जाना भैया, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिपीट नहीं करूंगा, एक बार में ही आपको समझनी पड़ेगी। देखो, चाहूं तो एक स्टेटमेंट में कहता हूं दिस इज द इक्वेशन गिवन इन योर रीडिंग्स। इक्वेशन भी लिख सकता हूं लेकिन दोस्त करूंगा नहीं ऐसा। लुक एट द स्क्रीन प्लीज। मैंने कहा स्मॉल के। निष्ठा जी आप बोलते रहना मेरे साथ, बाकी सब तो कैमरा छुपा के बैठे हैं। तो स्मॉल के क्या होता है जी? कैपिटल के डिवाइड बाय लेबर। सब लोग अच्छा यस साथ में बोल सकते हो तो इतना इतना एहसान थोड़ा सा कर दीजिए। इज इट क्लियर? Yes sir. यस सर।
मैंने क्या किया जी, लॉग ले लिया बोथ साइड, ठीक है जी, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा जी, लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग कैपिटल के माइनस लॉग एल। समझ गए ना, स्टेप काट दिया मैंने एक, ओके ना। यस सर। Yes, sir. नाउ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एल। अब क्या करिए जी, इसको आप एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, करिए जरा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल। सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, माय मिस्टेक, वी हैव डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो log k का 1 upon k and change in capital stop per worker with respect to time 1 upon capital K and dk upon में dt minus 1 upon L dl upon में dt। तो तीनों का जो चेंज है वो किसके रिस्पेक्ट में है जी, टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में है। तो क्या करेंगे, उठा के इसके बदले क्या लिख देंगे, k डॉट, इसके बदले लिख देंगे कैपिटल K डॉट, और इसके बदले क्या लिख देंगे जी, L डॉट, और बाकी वाला हमारा नॉर्मल आएगा डिवाइड बाय k डिवाइड बाय k डिवाइड बाय l। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक किसी को डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं जी। सर आपने उसमें कैपिटल के लिख दिया, फर्स्ट वाले में स्मॉल के आना चाहिए ना। कहाँ पर बेटा, ये वाला स्मॉल के डॉट अपॉन स्मॉल के नहीं होगा सर। स्मॉल के ही है बेटा, ये एरर दिख रहा है आपको, स्मॉल के ही, फिर भी ठीक कर देता हूँ, स्मॉल के। यहां तक डाउट है कि किसी को, प्लीज पूछ सकता है। अब देखो आगे मैं क्या कर रहा हूँ जी, एक स्मॉल के डॉट, स्मॉल के वर्ड इज नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट गुड, साउंड्स गुड। कैपिटल स्टॉप पर वर्कर कैसे बोलेंगे, चेंज इन कैपिटल स्टॉप। कैपिटल स्टॉप पर वर्कर ड्यू टू चेंज इन टाइम, ये इसका पूरा नाम है। ये जो ऊपर एग्रीगेट कैपिटल स्टॉक पर एग्रीगेट कैपिटल स्टॉक का जो चेंज है, इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूं, एस वाई माइनस डी के, चलेगा? यस सर। मैं उसको लिख दिया जी, एस वाई माइनस डी के अपॉन में। एक नई टर्म में यहां पे लेके आ रहा हूं, एक न्यू है, एन क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। लेबर किस रेट से बदल रही है वो एन है, लेबर किस रेट से बदल रही है, कैसे आएगा, कैसे लिखेंगे एन, चेंज इन लेबर ड्यू टू चेंज इन टाइम अपॉन में ओरिजिनल लेबर, ये है। एज्यूम्ड कांस्टेंट, लेबर कांस्टेंट नहीं है, उसका ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। हर साल लेबर 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, जिस परसेंटेज से वो इंक्रीज करती है वो परसेंटेज कांस्टेंट है, लेबर कांस्टेंट नहीं। ग्रोथ रेट ऑफ लेबर कांस्टेंट है, लेबर कांस्टेंट है। ये बात समझ में आती है सबको? हाँ जी। यस सर। तो इस पूरे के बदले यहां पे क्या आ जाएगा जी, एन। ये बात सबको समझ में आ गई? नाउ एस वाई अपॉन में कैपिटल के, एस वाई अपॉन में कैपिटल के माइनस स्मॉल डी माइनस एन। नाउ लुक एट द स्क्रीन प्लीज, मैं क्या कर रहा हूं देखिए ध्यान से। मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही एल से डिवाइड कर दिया जी।
इफेक्ट कैंसिल आउट है ना, कर सकते हैं। माइनस टी माइनस एन, नाउ इट विल बिकम एस वाई अपॉन में स्मॉल के माइनस टी माइनस एन, एलसीएम ले लीजिए, एस वाई माइनस टी माइनस एन अपॉन में सॉरी माइनस टी के माइनस एन के अपॉन में के कैंसिल आउट हो गया। तो कैपिटल स्टॉक पर वर्कर का जो चेंज है वो किसके बराबर हुआ जी, एस वाई, इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल दिया, टी प्लस एन के। ये इक्वेशन आ गई जी बस। ये इक्वेशन क्या दिखाती है, कैपिटल एक्यूमुलेशन पर वर्कर। एग्रीगेशन हमारे पास पहले आ गई थी, देखिए प्लीज ये वाली, ये कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन ये भी थी, बड़ी एग्रीगेट थी, हमें क्या चाहिए थी, पर वर्कर। तो पर वर्कर का सिंपल मतलब नहीं कि आप इसको उठा के एल से डिवाइड कर दो, नहीं ऐसे नहीं आएगी उसका प्रोसेस। गॉट इट गाइस? तो जो लास्ट में इक्वेशन आई है उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, हियर कैपिटल स्टॉक पर वर्कर का जो चेंज है इट इज व्हाट, एस वाई माइनस एन प्लस डी, this is capital accumulation equation, it is per worker. Am I clear on this? Yes, sir. तो ये दो इक्वेशन हमारे पास है, कहते हैं अब इस दोनों की हेल्प से कैसे हमारे पास सोलो मॉडल आगे चलेगा। यहां तक कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछिए। एक बार वीडियो पॉज कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से।